नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल जांगीर स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल नैनो अकेडमी पे। दोस्तों, प्रथम अध्याय अपन अध्ययन कर रहे हैं और उसी की श्रृंखला में आज अपन छठा वीडियो लेके आए हैं। अध्याय अपना पहला है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। और कुछ विद्यार्थी कमेंट आए थे कि सर अभी तक पहला लेसन ही लिख के बैठे हैं और 7 लेसन है, कब तक अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे, व्यूज़ बढ़ाओगे, तो ही मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। 1000 व्यूज़ आप जितने जल्दी करोगे उतना जल्दी ही आने वाले वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। नहीं तो इसी प्रकार धीरे धीरे वीडियो है जो कि उपलब्ध होंगे। तो आप वीडियो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों तक। आपके पास में जो भी स्टूडेंट के ग्रुप बने हुए उनमें भी शेयर कीजिए, उन्हें भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। और इसकी वजह से मैं भी आपको जल्दी से जल्दी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। आज का अपना छठा वीडियो है और पहले अध्याय का जो लेसन का है, वो जो अपन समझना चाहते थे उसका अंतिम वीडियो है। और इसके बाद में एक और वीडियो मिलेगा जो कि पूरे लेसन में से कितने प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं और बोर्ड में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उनका पूरा सार संग्रह है, निचोड़ निकाल करके पूरा का पूरा उस वीडियो में डाला हुआ है। तो उस वीडियो के आप अच्छे तरीके से देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न मैंने भी डाले हैं उसमें, और 2017 के जो पेपर हुआ था उसके प्रश्न, 18 के, 19 के और 20 के 4-5 साल के पेपर मिला करके जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने उसमें समाहित किया है। तो आप भी उस वीडियो को देखिएगा अच्छे तरीके से, और इन वीडियो को भी देखिए, और पीछे 5 वीडियो अपलोड कर रखे हैं उन्हें भी देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि इतिहास विषय में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का अपना वीडियो है जो कि पहले अध्याय से रिलेटिव है, और इनमें अपन पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और ये सबसे महत्वपूर्ण अपने जो पार्ट है, पहला अध्याय है, पहले अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। और इनमें से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर कैसा प्रश्न पूछा जाता है, 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अपने पहले पार्ट में से कौन से पेज में से कितने कितने अंक का प्रश्न है जो कि पूछा गया है। तो आप भी इस वीडियो के बाद में जो अगला वीडियो आएगा उन्हें अच्छा तरीके से समझिएगा। किताब पास में लेकर के बैठिएगा और अपने किताब में नोट करते जाइए कौन से पेज में से कौन सा प्रश्न पूछा गया। उसमें मैंने पूरा विश्लेषण दे रखा है, तो उन्हें भी आप अच्छा तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो इससे पहले तो मैंने निवेदन कर दिया है आपसे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक पहुँचाइए। अब वैदिक काल से महाजनपद काल तक कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करेंगे अपन। भारतीय इतिहास है और उसके बारे में, और विश्व का इतिहास भी बीच बीच में आएगा। तो इसके बारे में वैभवपूर्ण अतीत हैं, उनकी क्या उपलब्धियां रही उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। तो वैदिक काल से लगा करके कहाँ तक, महाजनपद काल तक, जो महाजनपद हुए थे उस काल तक जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को इसमें अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक में अपन पढ़ेंगे भाषा और साहित्य, इनके समृद्धता, उसके बारे में। और उसके बाद में अगला टॉपिक रहेगा राजनीतिक व्यवस्था और प्रमुख विशेषता। वैदिक काल से लगाकर महाजनपद काल के बीच में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी रहती, उस राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, उस पर अपन अध्ययन करेंगे। ये अपन कौन से टॉपिक में करेंगे, सेकंड टॉपिक में। उसके बाद में अगला टॉपिक रहता है सामाजिक जीवन पर। सामाजिक जीवन कैसा था, प्रमुख विशेषता, उस पर अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद में धार्मिक जीवन की उपलब्धियाँ, धार्मिक जीवन कैसा रहा था, लोग की जो धार्मिक व्यवस्था है वो कैसी थी, वर्तमान समय में धार्मिक व्यवस्था और उस समय की जो धार्मिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर कला संबंधी उपलब्धियां और विज्ञान संबंधी उपलब्धियां। अपन ऐसी पहले पार्ट के 2 भाग किए थे अपने। दूसरा भाग था अपना उपलब्धियों से संबंधित। तो वैदिक काल से लगाकर जो महाजनपद काल है वहाँ उनके बीच में जो यहाँ मैंने टॉपिक बताए, इन टॉपिक में से जो जो उपलब्धियाँ रही है, भाषा के क्षेत्र में हो, राजनीतिक के क्षेत्र में हो, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में हो, धार्मिक, आर्थिक, कला और विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में कौन कौन सी उपलब्धियाँ रही हैं, उन उपलब्धियों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। और इनमें से दोस्तों बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। कैसा प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा प्रश्न। और आप साथ साथ में नोटबुक के साथ में रखिए, और हो सके तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, इन्हें लिखते जाइए मोस्ट टॉपिक। हालांकि मैंने किताब में से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वही उठा है, बाकी आपको किताब तो अलग से पढ़नी ही पड़ेगी। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, किताब तो पढ़नी पड़ेगी। छोटा प्रश्न बीच में से पूछा जा सकता है, लाइन उठाई जाती है दोस्तों। जो
पेपर बनता है उसमें जो पार्ट होता है उस पार्ट की इतिहास विषय की बात कर रहा हूँ मैं। इतिहास विषय में हमेशा प्रत्येक लाइन में से प्रश्न बनता है, तो वहाँ से लाइन उठाई जाती है और विद्यार्थी देखते रह जाते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आया, पता नहीं, हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, पासबुक्स में नहीं पढ़ा, उसमें नहीं पढ़ा। आप मैं पहले भी पिछले वीडियो में भी यही सलाह दी थी कि आप दूसरी किताबों के भरोसे मत रहना। जो पासबुक्स है, जो मार्केट में अन्य भी किताबें उपलब्ध हैं जो आपको सहायता करते हैं, तो उनकी चपेट में मत आना। आप किताब पढ़ते रहिएगा। क्या पढ़ना है? किताब की भाषा पढ़ते रहिएगा, बार बार किताब पढ़िए। किताब की भाषा यदि आपने पेपर में लिखी तो आपका मूल्यांकन अच्छा होगा। और अगले वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है, उन्हें भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन भाषा एवं साहित्य समृद्धता, जो कि अपना टॉपिक है। और इस भाषा एवं साहित्य की समृद्धता में क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, मुख्य उपलब्धियाँ क्या रही है। तो देखिए, अपन अध्ययन कर रहे थे वैदिक काल से लगा करके कहाँ तक, महाजनपद काल। और भाषा कौन सी रहती उसमें की, संस्कृत भाषा रहती, और लिपि कौन सी रहती, ब्राह्मी लिपि रहती। संस्कृत भाषा रहती और लिपि ब्राह्मी रहती। और इसकी प्रशंसा किसने की थी लिपि के बारे में? तो मैकडॉल ने। किसने की थी? मैकडॉल ने। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य का क्या इतिहास। और इसमें इन्होंने ब्राह्मी लिपि से संबंधित है, संस्कृत से संबंधित है, इनकी क्या की थी? प्रशंसा की थी। तो ये हो गया भाषा से संबंधित मुख्य टॉपिक। और उसके बाद में ये जो प्रश्न आने लायक हैं। और उसके बाद में साहित्यिक समृद्धता, साहित्य के क्षेत्र में क्या समृद्धता थी, साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या ग्रंथ लिखे गए थे, क्या क्या मुख्य विशेषता थी। तो देखिए, साहित्य के संदर्भ में वेद आते हैं, उसके बाद में पुराण, और उसके बाद में उप पुराण, सूत्र साहित्य और वैदिक साहित्य। अब देखिए इनमें क्या क्या विशेषता है। 4 वेद हैं, आपको भी पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और अथर्ववेद की जो रचना है वो अथर्व ऋषि के द्वारा की गई है। ये जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, ये अपने पाठ में से मैंने उठा करके साइड की जानकारी बिल्कुल भी शामिल नहीं की है, क्योंकि साइड की जानकारी आपको लिखनी भी नहीं है। एग्जाम में आपके किताब है उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने जो किताब में दे रखा वही इसमें शामिल किया है। उसके बाद में पुराण, अगला कौन सा आता है? पुराण। तो इसमें विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण, इतिहास लेखन में ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्रमबद्ध, क्रमबद्धता बहुत जरूरी है। और पुराण में क्या है, जो विभिन्न घटनाएं होती हुई है उनका क्रमबद्ध विवरण। और वंशावलियाँ, वंशावलियाँ हमेशा किसकी लिखी जाती है? राजा महाराजाओं की लिखी जाती है, उनकी पीढ़ियों की लिखी जाती है। तो उसके बारे में इसमें विवरण मिलता है पुराण में। और इतिहास लेखन में पुराण सबसे महत्वपूर्ण अग्रणी के रूप में काम आते हैं। अब इनकी रचना किसने की? तो इनकी रचना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इतिहास में किसका विवरण मिलता है, या फिर इनका विवरण कैसा है? क्रमबद्ध विवरण है, वंशावलियाँ लिखी गई है क्या? किसके बारे में लिखी गई है? राजा महाराजा के बारे में। उसके बाद में देखिए, लोमहर्ष और उसका पुत्र अग्रसर्वा, इनकी क्या है? रचयिता है। उसके बाद में उपपुराण, जिनकी संख्या 29 बताई गई है, 29 संख्या बताई गई है उपपुराण की। उसके बाद में सूत्र साहित्य आता है। अब सूत्र साहित्य में है क्या? तो देखिए, सामाजिक व धार्मिक जीवन को नियमबद्ध करने के प्रयास किए गए थे सूत्र साहित्य के माध्यम से। और उसके बाद में आता वैदिक साहित्य, जिसमें वेदांग, स्मृतियाँ, महाकाव्य, इनके बारे में अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये किस में आएंगे? वेदांग साहित्य में। तो भाषा और साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां रही थी वैदिक काल से लगा करके महाजनपद काल के बीच में, उसमें आपको ये लिखना है। भाषा के बारे में, भाषा संस्कृत रही थी और लिपि कौन सी रही थी? ब्राह्मी। और साहित्य समृद्धता कह रही थी तो वैदिक, वेद, पुराण, उपपुराण, सूत्र साहित्य और वैदिक साहित्य, ये इनका आंसर है। छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, उपपुराण की संख्या कितनी है? 29। वैदिक साहित्य में क्या क्या है? सूत्र साहित्य में किसका वर्णन किया गया है, किसको लिपिबद्ध किया गया है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये तो था अपना भाषा और साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक व्यवस्था और प्रमुख विशेषता। वैदिक काल से लगा करके जो महाजनपद काल है, वहां तक की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी थी, हमारे राष्ट्र को वर्तमान जो व्यवस्था चल रही, इस व्यवस्था में कितना योगदान है उस समय की ये जो राजनीतिक व्यवस्था थी उनका। तो देखिए, छोटी इकाई, वैदिक काल में देखिए छोटी इकाई होती थी जो राजनीतिक व्यवस्था की, उसे क्या कहते थे? कुल कहते थे। बड़ी इकाई को क्या कहते थे? राष्ट्र। यहाँ पे देखिए एक पिरामिड भी बना सकते हैं अपन, या फिर पैराग्राफ भी बना सकते हैं। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे अपन, जो नीचे वाला भाग है वो क्या है?
अपना जो ग्रामीण क्षेत्र से अपन ले सकते हैं, जिन्हें क्या कहते थे, कुलूप, जो कि सबसे नीचे। ऊपर वाला भाग है जिन्हें क्या कहा जाता था, राजा। राजा के बाद में कौन होता था, जन, और जन के बाद में कौन होता था, विष, और विष के बाद में कौन होता था, कुल। ये व्यवस्था थी राजनीतिक व्यवस्था। वर्तमान समय में कैसे है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद में अलग अलग विभाजन करके शासन का विभाजन किया गया है। तो वैसे की वैसी उस समय भी जो व्यवस्था है वो प्रचलित थी, राजनीतिक व्यवस्था। सबसे बड़ा कौन होता था, राष्ट्र होता था, और राष्ट्र का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे, राजा कहते थे। उसके बाद में जन होता था, जन का मुखिया उसे क्या कहते थे, गोप कहते थे। ठीक है। उसके बाद में विष होता था, विष का जो मुखिया होता था उसे विषपति कहते थे। और उसके बाद में होता था कुल, और कुल के मुखिया क्या कहते थे, कुलूप कहते थे। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कुल के मुखिया को क्या कहते हैं, कुलूप, विष के मुखिया को क्या कहते हैं, विषपति, जन के मुखिया को क्या कहते हैं, गोप, और राष्ट्र के मुखिया को क्या कहते हैं, राजा। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको भी ध्यान रखना है। उसके बाद में पंच जना, ये जो समूह थे, राज्य थे 5, जो कि अणु, यदु, तुर्वस, अपूर्व व दुर्य, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये जो समूह थे 5 पंच जना जिन्हें कहा गया है, तो ये आपको याद रखने योग्य है, इन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में एक अलग प्रश्न आता है, और ये प्रश्न पूछा गया, कई बार पूछा गया, दशरागी युद्ध। दशरागी युद्ध, हालांकि एक लाइन लिखी हुई है, आप किताब पढ़ोगे तो काफी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। दशरागी युद्ध क्या है, युद्ध क्या है, और किन के बीच में लड़ा गया था। तो ये रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, और राजा सुदास और 10 राजा, 10 राजा यानी नाम 10 नहीं है, 10 की क्वांटिटी में ये लोग थे, यानी 10 राजा अलग अलग मिलकर के, 1 2 3 4 ऐसे, मतलब 10 राजा ने इनके सामने मिलकर के युद्ध किया था। और इसमें राजा सुदास जो कि अकेला था, इन्होंने जीत प्राप्त की थी। उसके बाद में सभा व समिति का विवरण हमें मिलता है। सभा व समिति क्या है, तो देखिए, राजा है वो निरंकुश ना हो, उस पर अंकुश लगाने के लिए संस्थाएं गठित की जाती थी। राजा है वो निरंकुश न हो, उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या गठित की जाती थी, संस्थाएं गठित की जाती थी। वर्तमान समय में आप देख सकते हैं पक्ष और विपक्ष होता है। विधानसभा में देख लीजिए, संसद में देख लीजिए। अब विपक्ष, सरकार, कोई एक सरकार है, और उसके लिए विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार तब चलेगी, निरंकुश सरकार तब चलेगी जब एक मजबूत विपक्ष है। कोई गलत निर्णय है, कोई गलत योजना है जिनसे लोगों को फायदा ना होता हो रहा हो, या फिर नुकसान होता हो रहा हो, तो वहां पे विपक्ष क्या करता है, उस पर अंकुश लगाती है, उस योजना में संशोधन करवाने को बाध्य करती है सरकार को। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या था, सभा व समिति, 2 ये जो संस्थाएं गठित की गई थी, और राजा को निरंकुश या पर निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए इनका गठन किया गया था, सभा व समिति। अब सभा व समिति है क्या, इसके बारे में देख लीजिए। समिति वे होती थी जिसमें आम जनप्रतिनिधि सभा शामिल हो सकते थे। सभा में राजनीतिक व सामाजिक राजा भाग लेता था। राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित चर्चा होती थी, और इसमें राजा है जो कि भाग लेता था। आम जनप्रतिनिधि है जो कि इस सभा में भाग लेते थे। और ये सभा होती थी, ये छोटी सभा होती थी, जिसमें ज्येष्ठ विशिष्ट सदस्य ही जो कि भाग ले सकते थे। जैसे कि अपने वर्तमान समय में देख सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां होती है, बीजेपी ले सकते हैं, कांग्रेस ले सकते हैं, अन्य भी जो पार्टियां हैं, वो एक तो अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करती है, यानी छोटे से छोटे कार्यकर्ता सभी को शामिल करके क्या करती है, मीटिंग करती है, और उसमें सलाह मशविरा करते हैं। और कार्यकर्ता जिनमें सभी नॉर्मल कार्यकर्ता सभी अपन जैसे भी हो सकते हैं, ये राजनीतिक पार्टियां मीटिंग करते हैं, और उन सभी को जनसभा के रूप में उपस्थित करवा के राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण करते हैं। उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है। और फिर आती है सभा। समिति में ये पार्टियां जिन्होंने अपने कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को शामिल किया, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था संबंधी चर्चा की, और मुखिया ने भाग लिया, ये हो गई। उसके बाद में सभा आती है जो कि छोटी सभा होती है, जस्ट और विशेष सदस्य ही भाग ले सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो मैंने उदाहरण बताया आप ही कि राजनीतिक पार्टियां होती है और कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, इसमें क्या होता है, छोटी सभा में क्या होता है, ये अपने नज़दीक जो मंत्री वगैरह होते हैं 4 5 10 जने, उन्हीं को शामिल करके क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं। तो ये हो गई क्या, सभा।
आगे बढ़ते हैं। वो वैदिक काल में था और उसके बाद में अब महाकाव्य काल में, महाकाव्य काल में जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में देख रही है। राजा का पद वंशानुगत होता था। महाकाव्य काल में राजा का जो पद होता था वो क्या होता था? वंशानुगत। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब जो शासन था वो निरंकुश शासन नहीं था, यानी कि इस पर सभा व समिति के माध्यम से निरंकुशता पर अंकुश लगाने की जो समिति बनी हुई थी। जनता के प्रति जवाबदेह होता था राजा, और जनता की भलाई का काम करना होता था इनको, बाध्य थे राजा यहाँ पे। अब इस व्यवस्था में यदि राजा का पुत्र राजा ही बनेगा, यानी जो वंशानुगत व्यवस्था डेवलप हो गई, वंशानुगत व्यवस्था जो विकसित हो गई, डेवलप हो गई, तो इस व्यवस्था में यदि बड़ा पुत्र राजा का जो कि शारीरिक दोष है, विकलांग वगैरह है, तो उसके स्थान पर छोटे बच्चे को क्या बनाया जाता था? राजा बनाया जाता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद व सभा होती थी। अब राजा की सहायता के लिए क्या होती थी? मंत्री परिषद व सभा होती थी। वर्तमान समय में भी मंत्रिमंडल होता है। अब देखिए, महाभारत काल में मंत्री परिषद के 18 विभाग है। कितने विभाग बताए गए? 18। और गणराज्यों का विवरण भी इसमें मिलता है। महाभारत काल में मंत्री परिषद की 18 विभाग बताए गए और गणराज्यों का विवरण भी इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में भी अपना टॉपिक चल रहा है। तो इसमें जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ राजतंत्रात्मक व गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक व गणतंत्रात्मक, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी व्यवस्था थी। कौन से काल में? महाजनपद काल में। उसके बाद में ऋग्वेद काल में देखिए, जन कबीला का स्थायी भौगोलिक आधार नहीं था। ऋग्वेदिक काल में दोस्तों क्या था? जो कबीले थे उनका स्थायी भौगोलिक आधार नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे? ये भटकते थे और अब जंगलों में या फिर अन्य छत्र शिकार के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। तो ये ऋग्वेदिक काल से संबंधित इनका जो कबीले से जो लोग रहते थे कबीले में, तो उन लोगों का जो भौगोलिक आधार है वो नहीं था। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में आते हैं और यहाँ पे ये कबीले क्या हुआ? एक स्थान पर बसना शुरू हो गए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाने लगा? जनपद। जन और पद, ये जनपद कहलाए। और उसके बारे में महात्मा बुद्ध के समय में जनपदों का पूर्ण विकास होने लगा। पहले ये भटकते थे शिकार के लिए या फिर आखेट इकट्ठा करते थे, जंगली क्षेत्रों में भोजन प्राप्त करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे ये कहाँ पहुँच गए? एक नदी के स्थान के आसपास। फिर इन्होंने अपना जीवन का स्थिति शुरू किया, खेती बाड़ी करना शुरू किया और फिर शिकार करते थे तो भी एक स्थान पर अपना निवास स्थान बना लिया। निवास स्थान बनाने के बाद में इनकी आवश्यकता बढ़ती गई और धीरे धीरे आविष्कार होते गए और इन्होंने अपना जो स्थायित्व है वो स्थापित कर लिया। तो ये क्या कहलाए? जनपद कहलाए। और महात्मा बुद्ध के समय में इनका धीरे धीरे क्या होने लगा? विकास होने लगा और राज्यों की कल्पना जाति की बजाय भौगोलिक हो गई। जो राज्यों की कल्पना है वो जातियों की बजाय क्या होगी? भौगोलिक हो गई। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी है जो कि हमें मिलती है। कितने महाजनपदों की? 16 महाजनपदों की जानकारी हमें उपलब्ध होती है, जिन्हें अपन आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे साथ साथ में। यदि नहीं बना रहे हैं तो वीडियो जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो लंबा हो रहा है मुझे भी पता है, लेकिन आप वीडियो की जो सेटिंग होती है उसमें यूट्यूब की, तो उसमें जाकर के आप वीडियो की स्पीड है जो कि 2 गुना बढ़ा देंगे तो मान लिया 40 मिनट का वीडियो तो आपका 20 मिनट में हो जाएगा। मैं धीरे बोल रहा हूँ तो उसमें स्पीड थोड़ी दोगुनी हो जाएगी, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो उस हिसाब से आपका वीडियो है जो कि जल्दी हो जाएगा, इसलिए आपकी समय की भी बचत हो जाएगी। हालांकि हमें तो इसमें ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन आपके समय की बचत होनी चाहिए, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी जानकारी मैंने उपलब्ध करवा दी है। इसके बाद में आपको लेसन तो पढ़ना ही है, लेकिन हालांकि इससे आपको काफ़ी जानकारी समझ में आ जाएगी। 16 महाजनपद के बारे में जो अंगुत्तर निकाय में बताए गए थे वो कौन कौन से हैं? तो पहला है अंग, इसकी राजधानी चंपा। उसके बाद में मगध, गिरि, ब्रजरो व राजगृह। फिर तीसरा है काशी, जिनके वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती और वाजी संघ, वैशाली, मल की कुशीनगर व पावा, चैदी की सुक्तिमती, बस की कौशाम्बी और कुरु की इंद्रप्रस्थ और पांचाल की अहिछत्र व काम्पिले, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेना। ये पूछा जा सकता है विराटनगर जो कि अपने जयपुर को कहा जा सकता है, जयपुर के आसपास बैराट स्थित है अभी वर्तमान समय में भी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है मत्स्य की राजधानी क्या है, और राजस्थान के एकीकरण में भी मत्स्य संघ है
तो इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न याद रखना। सूरसेन जो कि मथुरा, अस्मक जिनकी पैदनीय या पोतन, और अवंती उज्जैनी, और गांधार तक्षशिला, और कंबुज राजपुर। इसी प्रकार 16 जो मानव महाजनपद हैं जो कि अपने कंप्लीट हुए इनकी राजधानियों सहित। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर 11 नंबर का जो पॉइंट है वो पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में जो गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी, संवैधानिक व्यवस्था थी, वो कैसी थी, किस प्रकार से व्यवस्था थी, और इनके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। तो इसमें देखिए 2500 वर्ष पूर्व भारत में ऐसी शासन व्यवस्था के प्रमाण मिले हमें, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के। बोध किला में राजा चुना जाता था। बोध किला में क्या होता था, राजा है जो कि निर्वाचित होता था। सभा या संस्था, प्रमुखों की जो सर्वोच्च सभा होती थी, इसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होता था। अब देखिए गणतंत्र यानी जिसमें जनता का क्या होता था, शासन, और वर्तमान में भी क्या है, जनता का ही शासन होता। राजतंत्र में क्या होता था, राजा का शासन होता था। हालांकि राजा का चयन किया जाता था, वोटिंग होती थी। तो यहाँ पे प्रमुखों की सर्वोच्च सभा में इसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होता था। सभा और संस्था, और ये सभा और संस्था क्या करती थी, जो विषय उपस्थित हैं, जो प्रस्ताव पारित करना है, ये संस्थागार में होती थी। जहाँ ये आयोजित हुई उसे क्या कहा जाता था, संस्थागार। वर्तमान समय में संसद या विधानसभा कहते हैं अपने राज्य स्तर पे। तो इसमें प्रस्ताव पारित करते थे। पहले कोई भी मुद्दा होता था उसका प्रस्ताव पारित करते थे, और प्रस्ताव का अनुमोदन यानी वोटिंग होती थी सदस्यों की, जो वर्तमान समय में भी विधानसभा में या फिर संसद में अपन ले सकते हैं, वोटिंग होती है। और उसके बाद में यदि ज़्यादा वोटिंग एक पक्ष में पड़ा है तो उसे पास किया जाता था। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास है जो कि किया गया था। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता, सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता। अब देखिए इसमें सामाजिक जीवन के प्रमुख विशेषताओं में हम वैदिक काल से लगाकर के जो महाजनपद काल है वहां तक की व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे कि वहाँ का समाज कैसा था, किस प्रकार से वहाँ की पारिवारिक व्यवस्था चलती थी, उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान है वो अपन प्राप्त करेंगे। अब देखिए जो सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, ये भी आपने पहले भी पीछे भी पढ़ा होगा, समझा होगा। अब वर्ण कितने प्रकार के थे, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। इनकी उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग सिद्धांत प्रचलित हैं। ब्राह्मण की उत्पत्ति अलग बताई गई है, क्षत्रिय की अलग बताई, वैश्य की अलग बताई है, शूद्र की अलग बताइए। ब्राह्मण को सबसे उच्च स्थान प्रदान था, और शूद्र को क्या था, सबसे निम्न स्थान है वो प्रदान था। वैदिक व उत्तर वैदिक काल में इसका आधार कर्म था। अब देखिए समझने लायक बात यह है, जब वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल चला, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो ये जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या थी, कर्म के आधार पर थी। कैसी थी, कर्म के आधार पर। समझने लायक टॉपिक है। वैदिक व्यवस्था किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर। यानी आप ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, वेदों से संबंधित काम कर रहे हैं, काम करना आ रहा है तो आप क्या है, ब्राह्मण। क्षत्रिय यानी आपको लड़ाई संबंधी काम करना आ रहा है, आप हष्टपुष्ट है, सेना में भर्ती होना चाह रहे हैं तो आप क्या है, क्षत्रिय। और उसके बाद में वैश्य व शूद्र, व्यापार में आप रुचि रखते हैं तो आप वैश्य में आएंगे। और उसके बाद में शूद्र, जिन्हें निम्न स्थान दर्जा दिया गया था, और वर्तमान में भी ज़्यादातर ये शोषित वर्ग में आता है। ठीक है ना। तो ये वैदिक काल से लगाकर उत्तर वैदिक काल तक ये व्यवस्था चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, शूद्र काल में वर्ण भेद में क्या होगी, जन्मना दृढ़ता आने लगी। हुआ ये कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल तक सब कुछ सही चल रहा था। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनता था। ब्राह्मण से संबंधित जो ज्ञान था, वेदों से संबंधित जानकारी थी, तो ही ब्राह्मण बन पाता था। क्षत्रिय यानी लड़ाई से संबंधित जो सेना से संबंधित जो गुण होने चाहिए थे, क्षत्रिय से संबंधित गुण होने चाहिए थे, वो यदि आप में तो आप क्या है, क्षत्रिय है। ठीक है। ये व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक चली, वैदिक काल से। लेकिन शूद्र काल में क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि ब्राह्मण का बेटा ही क्या बनेगा, ब्राह्मण। यानी जन्मना दृढ़ता आने लगी, तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा। अब मान लिया क्षत्रिय का ज्यादातर काम कहाँ पड़ता है, लड़ाई झगड़ों में। अब इस एक क्षत्रिय का बेटा जो कि दुबला पतला है, लड़ाई से कोई संबंध नहीं है उसका, लेकिन वो भी कह रहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण का बेटा जैसे कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल नल है, कुछ भी नहीं आ रहा, वो भी क्या कर रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ। शूद्र का बेटा
जो कि सब कुछ ज्ञानी है, उसे वेदों का ज्ञान है, बहुत सारी जानकारी है उसके पास में, लेकिन वो क्या बनेगा, शूद्र ही बनेगा, उसे ब्राह्मण की जगह नहीं भेजा गया। ये धीरे धीरे जन्मना दृढ़ता आने लगी। और फिर क्या हुआ, फिर देखिए बौद्ध काल में वर्ण व्यवस्था विकृत व अधिक कठोर हो गई। और बौद्ध काल में, अभी सूत्र काल में क्या हुआ, ये व्यवस्था जन्मना दृढ़ जन्म के आधार पर चलने लगी। तो फिर बौद्ध काल में ये व्यवस्था अत्यधिक कठिन हो गई। फिर हुआ क्या, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो बनने की उसकी कहानी सुना रहा हूं आपको। उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में भी व्यवस्था सही तरीके से चल रही थी। फिर मैंने बताया कि शूद्र काल में क्या हुआ, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र। अब इन लोगों ने, किन्होंने, जो शूद्र और वैश्य, इनमें जो योग्य लोग थे और क्षत्रिय, इन तीनों में जो योग्य लोग थे, वो चाहते थे कि मैं ज्ञानवान हूं और मुझे ब्राह्मण बनना चाहिए। वैसे कह रहे कि मैं ज्ञानवान हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा करना आता है, या फिर मुझे मेरे में जो योग्यता है क्षत्रिय में होनी चाहिए थी वो योग्यता है, और मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्षत्रिय बनना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे उस समय समाज में ये क्या था, प्रचलित नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर एक शाखा निकली जैन धर्म की और दूसरी कौन सी निकली, जैन बौद्ध धर्म की। यहाँ पे जो ब्राह्मण ग्रंथों में, या फिर कह सकते हैं जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें ईश्वर प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेकों कर्मकांड जोड़ दिए गए, और जिनकी वजह से ये जो वैश्य और क्षुद्र थे वो सहन नहीं कर पाए, और इन्होंने क्या क्या विरोध करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से दो शाखाएं निकली, एक निकली जैन धर्म और निकली एक बौद्ध धर्म। इसी धर्म में से, इसी व्यवस्था से परेशान होकर के वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहाँ से परेशान होकर के दो शाखा निकली, एक तो निकली जैन धर्म और एक निकली बौद्ध धर्म। इन्होंने क्या कहा कि भगवान को प्राप्त करना है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सूत्र काल में ब्राह्मणों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि आपको भगवान तक पहुंचना है तो इतना दान देना पड़ेगा, ब्राह्मणों को इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतना यह देना पड़ेगा, इतना यह अनाज देना पड़ेगा, इतना दान देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या होगा, आप अपने भगवान तक पहुंच पाओगे। लेकिन इतना सब कुछ नहीं होने के कारण वैश्य व क्षुद्र इन्होंने क्या किया, अब ये जो दो शाखाएं निकली बौद्ध और जैन धर्म, ये कह रहे थे कि कुछ भी नहीं करना, आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, आप हमारे साथ में जुड़ जाइए और हम मुक्ति प्रदान करेंगे आपको, यानी भगवान तक आपको पहुंचाएंगे बिना किसी अलग कार्य किए। तो लोग क्या हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। तो बौद्ध काल के समय में जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या हो गई, विकृत और अधिक कठोर हो गई। और उसके बाद में जो आश्रम व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पहले थी समाज वर्ण व्यवस्था में विभाजित था, और उसके बाद में समाज में आश्रम व्यवस्था भी प्रचलित थी। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन्हें 25-25 वर्ष में विभाजित किया गया है। पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम 25 साल के 50 साल के मध्य, 25 से 50, और उसके बाद में 50 से 75 वानप्रस्थ, और फिर अंतिम में कौन सा है, संन्यास आश्रम। अब इनकी जो विकास है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कार द्वारा जीवन का परिष्कार। अब संस्कार, जो कि अपन कहते हैं कि 16 संस्कार होते हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इनकी संख्या बता रखी है, लेकिन ज़्यादा जो सर्वमान्य 16 संस्कार ही माने गए, और सबसे ज़्यादा यही बताए गए हैं कि 16 संस्कार होते हैं सबसे ज़्यादा पुस्तकों में। तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं, पहला है गर्भाधान, उसके बाद में पुंसवन, और उसके बाद में सीमंतोनयन, जातकर्म, पांचवा है नामकरण, और छठा है निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार है जो कि ग्रंथों में बताए गए हैं। तो इनको भी ये याद करना है, ये प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का। उसके बाद में आगे पुरुषार्थ की एक अवधारणा आती है। पुरुषार्थ क्या है, वैदिक काल से धर्म व अर्थ पर काम अनुसरणीय बताए गए। धर्म के आधार पर ही पैसे कमाना और काम है वो जो कि करने चाहिए थे। उपनिषद बौद्ध व जैन धर्म में मोक्ष को मनुष्य का परम व अंतिम लक्ष्य बताया गया है। उपनिषद वो बौद्ध व जैन धर्म में मोक्ष को क्या बताया गया है, परम व अंतिम लक्ष्य बताया गया है। बाद में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष,
इन तीनों का क्या हो गया, समन्वय हो गया। और पुरुषार्थ का अर्थ किसके रूप में लिया गया, पुरुष के योग्य या अर्थ या मूल्य। यज्ञ व ऋण की अवधारणा, यज्ञ और ऋण, ऋण है जो कि इसकी अवधारणा क्या थी और ये किस प्रकार से होते थे। तो 3 प्रकार के ऋण है जो कि बताए गए। एक है पितृ ऋण, उसके बाद में ऋषि ऋण और उसके बाद में देव ऋण। व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक होता है पितृ ऋण, एक होता है ऋषि ऋण और एक होता है देव ऋण। ये यज्ञ व ऋण की व्यवस्था के अंतर्गत बताए गए। उसके बाद में 5 महायज्ञ कौन कौन से बताए गए, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 5 महायज्ञ में देखिए, एक है ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ व नृयज्ञ। ये 5 महायज्ञ बताए गए हैं। अब देखिए परिवार व्यवस्था एवं स्त्रियों की व्यवस्था। परिवार जो कि एक मुख्य अवधारणा के रूप में है, एक मुख्य संस्था के रूप में मानी गई है, मुख्य संस्था या मुख्य इकाई के रूप में भारतीय समाज में मानी गई है। आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से लगा करके वर्तमान समय तक इनका जो इनकी वजह से ही, परिवार व्यवस्था की वजह से ही अपनी संस्कृति रही है वसुदेव कुटुंबकम की। यानी पूरा संसार क्या है, एक परिवार है। पूरा संसार है जो कि एक परिवार है, जिन्हें संज्ञा दी गई है वसुदेव कुटुंबकम की भारतीय सामाजिक व्यवस्था में। तो हड़प्पा सभ्यता से लगा करके वर्तमान समय तक परिवार के बारे में आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अपने को जो अवशेष मिले थे, उन अवशेषों के आधार पर अपने पीछे पड़ा भी था जो कि परिवार होता था, एकल परिवार, संयुक्त परिवार की व्यवस्था भी। और उसके साथ साथ में परिवार का जो मुख्य होता था वो मातृ सत्तात्मक यानी माता होती थी। परिवार की जो व्यवस्था है वो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। और उसके बाद में वैदिक काल और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसमें जो अवशेष मिले उनके अनुसार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अवशेष जो कि उपलब्ध होते हैं। और स्त्रियों की स्थिति के बारे में वही बताया गया था कि मातृसत्तात्मक के साथ साथ में आने वाले समय में धीरे धीरे जो पारिवारिक व्यवस्था है वो किसमें चेंज हो गई थी, पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक व्यवस्था में सब कुछ सही था और उसके बाद पितृसत्तात्मक व्यवस्था में भी व्यवस्था यह भी बहुत ही अच्छी थी। इसमें भी यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ कौन कौन रमते, देवता रमते हैं। तो ये वैदिक काल में भी स्त्रियों को उच्च स्थान प्रदान था। कुछ ऐसी भी यातनाएं स्त्रियों के साथ में या प्रथाएं प्रचलित थी जिनकी वजह से इनके जो इतिहास में या फिर स्त्रियों के बारे में जो निम्न स्थान कहीं कहीं दर्शाया गया है। लेकिन स्त्रियों की स्थिति वर्तमान समय में आप देख सकते हैं वो ज़्यादातर गृहिणी के रूप में। हालांकि कुछ स्थानों पर और अन्य विदेशों में भी ले सकते हैं, अपने देश में भी ले सकते हैं, अपने आस पड़ोस में घर परिवार में भी देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े कार्य, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में, बहुत बड़े बड़े पदों पर भी स्त्रियां या महिलाएं, लड़कियां पहुंची हुई हैं। तो आप भी यदि इसी श्रेणी में से हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आगे बढ़िए, अच्छी मेहनत कीजिए, अपने और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। हमें भी खुशी होगी कि आप आगे बढ़ करके जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है, जहाँ जिस क्षेत्र से, जिस ग्रामीण क्षेत्र से आप आगे आ रहे हैं, तो आपका भी मनोबल बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी भी क्या होगी, सक्षम पीढ़ी होगी। तो इसलिए अच्छी मेहनत से आगे बढ़ना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसी वीडियो में धार्मिक जीवन की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में। स्वर्गवासी देवता, जो कौन कौन से देवता थे जिन्हें स्वर्गवासी देवता की उपाधि दी गई थी, मान्यता थी उस समय। तो देखिए, घोष और वरुण, सूर्य, सावित्री, आदित्य, उषा, मित्र, विष्णु, अश्विन, मित्र। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में पार्थिव देवता, यानी जो पृथ्वीवासी, पृथ्वी पर रहते थे, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि। उसके बाद में वायुमंडलीय देवता, अंतरिक्षवासी जो कि वायुमंडल में रहते थे, और वरुण, वात, इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, मरुत। यानी इन्हें तीनों को अलग अलग मान्यता दी गई थी। 3 मान्यताओं के अनुसार देवता जो कि जिनका निवास स्थान था स्वर्गवासी, पार्थिव देवता और वायुमंडलीय देवता। स्वर्ग में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले और वायुमंडल में रहने वाले देवता। प्रार्थना, अभी देवताओं के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ रहे थे अपन। धार्मिक जीवन की उपलब्धियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, कौन कौन से 3 देवता थे। सामाजिक जीवन का अपना कंप्लीट हो चुका था, महिलाओं के बारे में भी और जो परिवार था उनके बारे में भी। परिवार के बारे में मैंने बता दिया था। धार्मिक जीवन में
तीन प्रकार के देवता बनाए गए हैं। तीन प्रकार के देवताओं के साथ साथ में इनकी जो देवताओं की प्रार्थना होती थी, स्तुति व यज्ञ के माध्यम से देवताओं क्या होती थी, पूजा अर्चना है वो की जाती थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य ईश्वर एक ही है, ऋषियों ने उनका क्या अलग अलग रूपों में वर्णन किया है। यानी सत्य रूप से ईश्वर क्या है, एक है, और ऋषियों ने इनका अलग अलग रूपों में क्या किया है, वर्णन किया गया है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, उपनिषद में उसे परम ब्रह्म की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्थिक जीवन के, सामाजिक जीवन हो गया और धार्मिक जीवन हो गया, और आर्थिक जीवन कैसा रहा था वैदिक काल से लेकर के महाजनपद काल के मध्य तक। तो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था, और कृषि प्रधान। सोने की चिड़िया क्यों कहा गया था, क्योंकि यहाँ पे वैभवशाली बहुत प्रकार के खनिज उत्पादन से संबंध ले सकते हैं। अनेकों जो वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक संसाधन हैं, उनकी उपलब्धता थी, जिनकी वजह से सांस्कृतिक उपलब्धता थी, सामाजिक उपलब्धता थी, आर्थिक उपलब्धता थी, जिनकी वजह से सोने की चिड़िया खा गया। ये टॉपिक अपन पीछे समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। कृषि प्रधान देश है, जहाँ ज़्यादातर क्या होती है, ज़्यादातर जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर। गाय को क्या माना गया है, पूजनीय माना गया है। नहरों के संबंधित अवशेष भी हमें मिलते हैं। लकड़ी, चमड़े व पत्थर के उद्योगों का उल्लेख मिलता है, व्यापार का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो आर्थिक जीवन की उपलब्धियां हैं उसमें हमें बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ क्या, तो देखिए कृषि के क्षेत्र में कृषि पद्धतियां हमें इनके अवशेष मिलते हैं। आर्थिक जीवन से संबंधित दे सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, उनके भी अवशेष मिलते हैं। आयात निर्यात होता था, उनके भी अवशेष मिलते हैं। वस्तु विनिमय होता था, उनका भी अवशेष मिलते हैं। नहरों का निर्माण उस समय भी था, उनके भी अवशेष मिलते हैं। खेतीबाड़ी होती थी, उनके भी अवशेष मिलते हैं। अनेकों अवशेष के माध्यम से हमारे देश में वैदिक काल से लगाकर उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल तक जो बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं, जिनका बखान यहाँ किया गया है। आगे चलते हैं। महाकाव्य काल में दो प्रकार की उपज का उल्लेख है, एक तो वने और दूसरी कृष्ट। वने यानी जो अपने आप उग जाती है, उसे अपने आप पैदा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, वने कहते हैं। और कृष्ट जो कि कृषि व परिश्रम से होती है, जिन्हें कृषि या परिश्रम कहते हैं, जिन्हें बोया जाता है, बीज बोकर के उन्हें प्राप्त किया जाता है। कर के रूप में जो कर होता है उपज का 6 में से 1 भाग या 10 में से 1 भाग तक देना होता था। पशुपालन का भी उल्लेख मिला है, और महाभारत में समुद्री यात्राओं का भी क्या मिला है, उल्लेख मिला है। तो ये तो था आर्थिक जीवन के संबंध में। उसके बाद में कला संबंधी उपलब्धियां। कला से संबंधित क्या क्या उपलब्धियां रही है, तो देखिए दोस्तों, कला के क्षेत्र में जैन व बौद्ध धर्म दोनों का ही विशेष योगदान है। कला के क्षेत्र में जैन व बौद्ध धर्म, इन दोनों का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष योगदान है। पहला देखिए, मंदिर, मठ, चैत्य, विहार, स्तूप, मूर्तिकार, गुफाएं ज्यादातर बौद्ध के समय, बौद्ध काल के समय में हुई थी। विहार, स्तूप, चैत्य वगैरह, तो इसके बारे में भी जानकारी मिलती है, अवशेष मिले हमें। धातुओं का ज्ञान भी था इन लोगों को, और जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और उनका लाभ वर्तमान समय में भी हो रहा है। वैदिक काल में अयस्क धातु का उल्लेख मिला है। वैदिक काल में जो अयस्क धातु है उनके अवशेष मिले। और ऋग्वेद में हृण्य, जो कि जिन्हें सोना कहते थे, इनके विभिन्न आभूषण है जो कि बनाए जाने का उल्लेख है, वो मिला है। वैदिक काल में कपड़ा बनाने की कला से आर्य है जो कि परिचित थी। कपड़ा बनाने की कला से परिचित थी। काष्ठ कला का भी उत्कृष्ट उदाहरण है जो कि मिलता है। विज्ञान संबंधी उपकरण, कैसे उपकरण, विज्ञान संबंधी उपकरण, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, ऋग्वेद में भिषक का। अब देखिए, चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद, ऋग्वेद में भिषक का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, जो कि अति महत्वपूर्ण है, इनका भी उल्लेख मिलता है। चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी। उसके बाद में चरक संहिता में वेद्य के 6 गुण बताए गए हैं। वेद्य के कितने गुण बताए, 6 गुण, जिसमें विद्या, वितरकों यानी वितरकों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण, विज्ञान, स्मृति, तत्परता व क्रिया, ये 6 गुण बताए गए हैं। उसके बाद में आयुर्वेद के त्रिधातु सिद्धांत, आयुर्वेद का जो त्रिधातु सिद्धांत है, इसमें देखिए त्रिदोष सिद्धांत, पंचभौतिक देह व उसका पुरुष प्रकृति संबंध, सांख्य दर्शन का सप्त धातु सिद्धांत आज भी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अचूक एवं उपयोगी है। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा में शल्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगध, शाला के रसायन वाजीकरण आदि अष्टांगों का क्या किया है, विवरण किया, वर्णन किया है। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट व भास्कराचार्य, जिनका नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है, और इनकी जो योगदान दिया है वो
बहुत ही महत्वपूर्ण है। भास्कराचार्य की कुछ ग्रंथ है लीलावती व सिद्धांत शिरोमणि। ग्रंथ है लीलावती और सिद्धांत क्या है? शिरोमणि। खगोल और ज्योतिष विज्ञान, इसमें देखिए अपनी निरीक्षण शक्ति के बल पर प्राचीन भारतीय अन्वेषकों ने अंतरिक्ष, तारे, ब्रह्मांड आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और फिर अपन यहाँ पे इस तालिका पर आ जाते हैं, टेबल पर आ जाते हैं। ये टेबल बनाई हुई है, आप इस टेबल में देखिए ऋग्वेद, फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को दो भागों में विभाजित किया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अपन विभाजित करते हैं पक्ष में माह को, तो वैसे ही कृष्ण और शुक्ल इन दोनों भागों में विभाजित, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यानी काला और सफेद, ऐसे समझ सकते हैं अपन। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से भी संबंधित कर सकते हैं अपन। उसके बाद में साम और यजुर्वेद, ठीक है। ये चार वेद यहाँ दे रखे हैं। और यहाँ पे इस तरफ कुछ ग्रंथ है, देखिए यहाँ पे उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णकीय, उपनिषद, सूत्र, गृह सूत्र। ऋग्वेद कौन से है जो कि यहाँ संख्या दे रखी है। आप इस तालिका को किताब में अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि इस तालिका में से प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया 2017 के बाद में। आप एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकता है। प्रश्न 1 नंबर का छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद में यह तालिका अन्य धर्म सूत्र, स्मृतियाँ और वेदांग। स्मृतियाँ और वेदांग 16 स्मृतियाँ यहाँ बता रखी है, जिसमें मनुस्मृति, अत्रि स्मृति, तीसरी हारी, चौथी याज्ञवल्क्य, पांचवी अस्का, छठी अंगिरा और सातवीं यम आप स्तंभ, और नवी है संवर्ग, 10वीं कात्यायन, ब्रह्मसूत्र, पाराशर, व्यास, शंख। इसी प्रकार टोटल 29 स्मृतियां बताएगी। और वेदांग कितने? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो ये वेदांग थे, स्मृतियां और वेदांग। दोस्तों अगला वीडियो तभी मिलेगा जब इस वीडियो पर 1000 व्यूज आएंगे। आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाइए। जैसे ही ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तभी अगला वीडियो आपको उपलब्ध होगा। और वीडियो में काफ़ी जानकारी मैंने उपलब्ध करवाई। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट तो करते नहीं हो, कमेंट करके बता तो दिया करो कि इसमें ये जानकारी, सुझाव भी देते रहो। यदि कुछ गलतियाँ हैं, कुछ गलतियाँ मेरे द्वारा की गई तो उन्हें भी सुझाव देते रहो, क्योंकि उस गलती का नुकसान किसी दूसरे स्टूडेंट को ना हो। यदि आपको लगे कि इसमें ये मिस्टेक हो रखी है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में देखिए अपना ये टॉपिक, ये तालिका हो गई। इस तालिका के बाद में देखिए अगला वीडियो है जो कि अपना पिछले वर्षों की बोर्ड कक्षा में अध्याय 1 से पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण। अगला वीडियो जो कि महत्वपूर्ण है पहले पार्ट में, यदि पिछले वीडियो भी नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लेना। उसके बाद में ये अगला वीडियो जो कि अति महत्वपूर्ण, अति से अति महत्वपूर्ण है। इनमें से आपको प्रश्न 2-3 प्रश्न तो आने वाले पेपर में मिल ही जाएंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद में देखिए जो ये PDF आपको प्राप्त करनी है इस वीडियो की, ये जो आप पढ़ रहे हैं पीछे 5 वीडियो देखिए, उसकी PDF आपको यदि प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम, यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम डाउनलोड करके आप सर्च बॉक्स में जाकर के नैनो एकेडमी सर्च करेंगे। क्या करेंगे? नैनो एकेडमी। वहाँ सर्च बॉक्स में नैनो एकेडमी जाकर के सर्च करेंगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। जैसे कि यूट्यूब चैनल होता है वैसे वैसे टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या हो गई, जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उन सभी की ये आपको मिल जाएगी PDF, उसमें मैंने डाल दी है। और आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। तो ये काम कर लेना, टेलीग्राम आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद में सर्च बॉक्स में जाकर के नैनो एकेडमी सर्च करना और वहाँ से आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वहाँ आपको दिन प्रतिदिन जो भी PDF उपलब्ध नोट्स वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पे उपलब्ध होते रहेंगे। तो ये अपना था अपना पहला पार्ट। और उसके बाद में अगला वीडियो जस्ट अपने किस पर आने वाला है, वो है अपना इस पर रहेगा अपना जो पहले पेज से लगाकर अंतिम पेज तक बीच में जितने भी प्रश्न बन रहे थे उन प्रश्नों से रिलेटिव। और उन प्रश्नों में से काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिना गलती किए आप उन पूरे वीडियो को देखना और प्रश्नों को साथ साथ में नोट करते जाना, नोट्स बुक लेकर के ही बैठना। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट, लाइक और शेयर ये काम तो आपको करना ही है, तभी जाकर के अगला वीडियो आपको उपलब्ध होगा जल्दी से जल्दी। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।